Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Avidya Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. चलो हम आगे आते हैं फिर से एक्सरे स्पेक्ट्रम पे। ठीक है, क्या है हमारा एक्सरे स्पेक्ट्रम, कैसे, तो थोड़ा बहुत हमने कल हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया था कि एक्सरे आपकी क्या है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो एक्सरे ट्यूब हमने बनाई थी उसमें हम क्या रखेंगे, उसमें हम वैक्यूम रखेंगे। क्यों वैक्यूम रखेंगे? अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो बीच में जो भी गैस पार्टिकल्स होंगे आपके, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनसे टकरा जाएंगे। और जब वो टकराएंगे तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो जो एफिशिएंसी है एक्सरे की वो भी घट जाएगी। प्लस हो सकता है जो फोटॉन्स आपके जनरेट हो उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी एनर्जी वेवलेंथ एक्सरे के वेवलेंथ के इक्वलेंट ना हो। प्लस ये भी हो सकता है फिर हम कहेंगे कि आपको ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जनरेट करने पड़ेंगे, तो उसमें फिर एनर्जी और ज्यादा कंज्यूम होगी, पोटेंशियल और ज्यादा हाई लगाना पड़ेगा। और हाई पोटेंशियल जनरेट करना वैसे ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो एक्सरे ट्यूब हम बनाएंगे उसमें हमें क्या रखना होगा, उसमें वैक्यूम रखना पड़ेगा। चलो, इसके बाद आता है द ग्राफ बिटवीन द इंटेंसिटी एंड द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन इज कॉल्ड एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो इनका ग्राफ जो है वो अभी हम डिस्कस कर देंगे कि ग्राफ किस तरह से आएगा। Since there are two different ways of photon emission, therefore we will study two different property of X-ray spectrum. तो ये आपको ध्यान रखना है कि टू टाइप्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम होते हैं। कौन कौन से? तो हमने बता दिया था टू टाइप्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम में एक आपका हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, दूसरा हो जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कंटिन्यूस वाले में तो कुछ खास है नहीं, ठीक है, आसान सा है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक वाले में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ये ध्यान रहे कि भैया कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम तो आपका जनरेट होगा ही होगा। ठीक है, जो कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम है वो तो जनरेट होगा ही होगा, इसी में कैरेक्टरिस्टिक पार्ट जो है वो ऐड हो जाता है। तो मतलब जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक पार्ट बनाओगे तो उसमें कंटिन्यूस वाला पार्ट तो आएगा ही, बस कैरेक्टरिस्टिक वाले में थोड़ा सा जो ग्राफ है उसका शेप थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंस हो जाएगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, तो पहले हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्रेडिक्ट दैट द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज विल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये तो मैं पता है, ये कौन सा लॉ है, ये आपका मैक्सवेल का लॉ है। कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करेगा। एंड अ रैपिडली मूविंग इलेक्ट्रॉन व्हेन सडनली ब्रॉट रेस्ट इज सर्टेनली एक्सेलरेटेड, कैसा एक्सेलरेशन हो जाएगा, नेगेटिव। एनर्जी लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग रेडिएशन is more important for electrons than for heavier particles because electrons are more violently accelerated when passing near nuclei in their path। ठीक है, तो बस कुल मिला के वही लिखा हुआ है कि जो भी आपका कंटिन्यूस पार्ट है, आप जब भी हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को आप डिसलरेट करेंगे तो वहां पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल आपका एनर्जी जनरेट करेगा, तो यहाँ पर जो डिसलरेटेड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा। The continuous X-ray produced at a given accelerating potential we vary in wavelength, but none has a wavelength shorter than a certain value lambda min. This is the minimum wavelength corresponding to the maximum energy of the X-rays, which in turn is equal to the maximum kinetic energy EB of the striking electron। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो एनर्जी आप देंगे, जो आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाएंगे, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हमने कहा अगर V लगाते हो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी EB। और ये सारी की सारी एनर्जी एक बार में ही या एक ही झटके में किस में कन्वर्ट हो जाए, एमिटेड फोटोन की एनर्जी में। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी एक ही बार में किस में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए आपके फोटोन में। ठीक है, ठीक, तो लैम्डा मिन आ जाएगा क्या आपका, Sc/Ev। तो ये जो एनर्जी है ये मैक्सिमम पॉसिबल या मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ है एक्सरे में। ये वेवलेंथ आपको किसी में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, जीरो फोटोन होंगे इस वेवलेंथ के, क्योंकि तो सारी की सारी एनर्जी आपकी कन्वर्ट होगी नहीं फोटोन में। ऐसा तो होगा नहीं इलेक्ट्रॉन एकदम से रुक जाएगा और सारी की सारी एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ। ठीक, तो हमने क्या कहा, लैम्डा मिन हो गया आपका Sc/Ev। ठीक है,
या फोटोन में आप कहोगे तो फोटोन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसको हम क्या कह देंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां से आपकी लैम्डा मिन की वैल्यू क्या आ गई, hc/ev। तो हमने कहा था वैल्यू चाहो तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 12375/e। इसमें ये आपकी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आएगी। चलो, ये आपका पार्ट हो गया कौन सा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सीधे सीधे ये दिख ही रहा है कि वी, आप पोटेंशियल जितना ज्यादा क्या करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, उतनी वेवलेंथ कम होती जाएगी, या उतनी ही एनर्जी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो जितनी आप एनर्जी कम रखोगे उतने ही एक्सरे की जो वेवलेंथ आएगी वो ज्यादा आएगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेवलेंथ है या जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर ही रहे, इतना ही पोटेंशियल आपको लगाना है, आप हद से ज्यादा पोटेंशियल नहीं लगा देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ द एक्सरे स्पेक्ट्रम, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ द एक्सरे स्पेक्ट्रम है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। ठीक है, क्या डिफरेंस है आपका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट में और कंटिन्यूस पार्ट में? तो हमने कहा था कैरेक्टरिस्टिक पार्ट में आप क्या कहोगे कि एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, और वो जो ऑर्बिट है आपके, ठीक, जो शेल्स हैं, उन शेल में रोटेट होने वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और उसको क्या कर देगा, उनको उसको नॉकआउट कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, और वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, ये यहाँ आया, इसमें ये टकराया, और टकराने के बाद क्या हो गया, ये इससे टकराएगा और टकराने के बाद इसको कर देगा नॉकआउट। ठीक है, ठीक, नॉकआउट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपना अलग चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अलग चला जाएगा, यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी। और जब वैकेंसी यहाँ क्रिएट होगी तो जितने भी हायर ऑर्बिट के आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब क्या करने लगेंगे, वो लोअर एनर्जी स्टेट में आने की कोशिश करेंगे और जंप करेंगे। ठीक है, ठीक, तो जब वो जंप करेंगे तो जंप करने के दौरान क्या होगा, फोटोन एमिट होंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको समझना होगा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट का मतलब क्या होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ द एक्सरे स्पेक्ट्रम में हम कहेंगे कि जब आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को किसी मेटल टारगेट पे डालेंगे तो अब सभी जितने भी आपके मेटल हैं, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी किससे मिलके बनते हैं, सभी मिलके बनते हैं एटम से। ठीक है, और एटम्स में हम क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, तो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया उसने क्या किया, उसने आपके जो शेल्स थे, कौन कौन से शेल होते हैं, के, एल, एम, एन। ठीक है, पहला क्या होता है शेल, के। ठीक है, के, एल, एम, एन, फिर एम, एन भी होगा, फिर उसके आगे और होंगे। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि के शेल में जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा था, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया, उसको टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को उसने बाहर निकाल दिया और वो इलेक्ट्रॉन जो टकराया था वो खुद भी बाहर निकल गया। ठीक, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिक्स हो जाता आगे तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको कोई भी फोटोन नहीं मिलता, आपको तो यही लगता कि जो इलेक्ट्रॉन आया था वही सीधे बाहर निकल गया बिना टकराए हुए, क्योंकि एनर्जी लेवल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन इसकी पोजीशन ले लेता है तो। ठीक है, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है। ठीक, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी वही इलेक्ट्रॉन इसको बाहर निकाल पाएगा। ठीक है, बराबर एनर्जी और कम एनर्जी का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो इसने बाहर निकाला है, तो बाहर निकालने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और जब वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो सारे हायर ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर ऑर्बिट में जंप करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो अगर के शेल में जंपिंग हो रही है, मतलब अगर एल से के में जंपिंग हो रही, तो उस लाइन को या उस फोटोन को हम कहेंगे के अल्फा। अल्फा का मतलब फर्स्ट होता है,
और के का मतलब हो गया किस शेल में जंपिंग हो रही है, अल्फा का मतलब उसके उस शेल के सबसे नियरेस्ट शेल से ही जंपिंग हुई होगी। मतलब के अल्फा का मतलब हो गया इसमें जो इलेक्ट्रॉन जंप करके आया होगा वो किस ऑर्बिट से होगा, किस शेल से होगा, वो एम शेल से होगा। के बीटा लिख देते तो इसका मतलब किस शेल से होता, वो हो जाता एम शेल से। ठीक है, के गामा का मतलब एन शेल से। मतलब के अल्फा का मतलब हो गया कि के वाले शेल में आया है कहाँ से, एल वाले शेल से। के बीटा का मतलब हो गया के शेल में आया है एम शेल से। के गामा का मतलब हो गया के शेल में आया एन शेल से। ठीक है, तो के अल्फा का मतलब हो गया कहाँ से कहाँ, एम एल से के में। ठीक है, या एन इक्वल टू 2 से एन इक्वल टू 1 में। के बीटा का मतलब हो गया एन इक्वल टू 3 से एन इक्वल टू 1 में। के गामा का मतलब हो गया एन इक्वल टू 4 से एन इक्वल टू 1 में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें किसकी, एल अल्फा की। ठीक है, तो एल अल्फा में आप क्या कहोगे, एल अल्फा में कहाँ से कहाँ जंपिंग होगी, एम से एल में। ठीक है, एल अल्फा का मतलब हमने कहा अल्फा मतलब फर्स्ट लाइन होती है। ठीक है, मतलब जो सबसे बगल वाले ऑर्बिट से होगी, और पहला जो नंबर जो एल है वो क्या बता रहा है कि एल में जंपिंग होके आई है। तो एल अल्फा का मतलब हो गया कहाँ से जंपिंग होके आई है, एम से एल में आई है। एल बीटा का मतलब एन से एल में आई है। एम अल्फा का मतलब एम से एन से एम में हुई है। ठीक है, ठीक, इसी को आप कन्वर्ट कर लोगे किसमें, इसको आप कन्वर्ट कर लोगे एन के टर्म्स में। मतलब के अल्फा हो गया एन इक्वल टू 2 से एन इक्वल टू 1 में। के बीटा मतलब 3 to 1। के गामा मतलब 4 to 1। आपको हम अगर याद रखने के लिए बोलें तो आप नॉर्मली ये मान के चलो ये जो के वाली सारी की सारी लाइन है ना, एक तरह से ये लाइमन सीरीज है। लाइमन में कहाँ जंपिंग होती थी, हायर ऑर्बिट से एन इक्वल टू 1 में। ये जितनी भी आपकी है ना ये एल अल्फा एल बीटा एल गामा, ये सब एक तरह से क्या हो जाएगी, बामर सीरीज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम कहेंगे लाइमन बामर, फिर क्या आता है पास्चन, इसमें क्वेश्चन। एम वाली जो सीरीज है वो आपकी पास्चन में चली जाएगी। ठीक, इसको नाम दिया जाता है के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज, एन सीरीज। के सीरीज का मतलब सारे कोई भी हायर इलेक्ट्रॉन की जंपिंग किसमें हुई है, के वाले शेल में। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया आपके। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, आपको कुछ पर्टिकुलर फोटॉन्स मिलेंगे, मतलब के अल्फा वाले, के बीटा वाले, के गामा वाले। सबसे ज्यादा एनर्जी ये जो चार सारी की सारी जो हमने लाइंस बना रखी हैं, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किस वाली लाइन की होगी, मतलब के अल्फा की या के बीटा की या के गामा की या एल अल्फा की या एल बीटा की या एल एम अल्फा की, किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इन छह में, के गामा की होगी। सबसे ज्यादा एनर्जी होगी के गामा की, क्योंकि अल्फा में कहां से कहां जंपिंग हुई है, 2 से 1 में। गामा में कहां से कहां जंपिंग हुई है, 4 से 1 में। 4 से 1। ठीक है, और 4 ऑब्वियसली बात है 4 से 1 की एनर्जी 2 से 1 की एनर्जी से ज्यादा होगी। ठीक, तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी किसमें आएगी, के गामा में। ठीक है, सबसे कम किसमें आएगी, एम अल्फा में। एम अल्फा में। ठीक, तो यहाँ पर क्या अगर आप एनर्जी ऑर्डर में अरेंज करो ना, तो सबसे ज्यादा एनर्जी के अल्फा, फिर के बीटा, फिर के गामा, फिर एल बीटा, फिर एल अल्फा, फिर एम अल्फा। समझ में आ रहा है, सर। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी के गामा की, फिर के बीटा, फिर के अल्फा, फिर एल बीटा, फिर एल अल्फा, फिर एम अल्फा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें इस इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे या इन पर्टिकुलर एनर्जी पे कुछ स्पाइक्स आ जाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, सीन टाइप के कुछ दिखाई देने लगते हैं, जो आपका कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द एक्सिस स्पेक्ट्रम है ना, उसमें कुछ स्पाइक आ जाएंगे। ठीक, ठीक है, तो ये जो स्पाइक्स दिखने लगते हैं ना, इन्हीं को कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ द एक्स-रे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक पार्ट का मतलब ये आपका है तो कंटिन्यूस से ही रिलेटेड, बस इसमें क्या डिफरेंस आ गया है, इसमें आपके कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वाले पार्ट में क्या आने लगेंगे, आपके कंटिन्यूस वाले पार्ट में स्पाइक्स आने लगेंगे। ठीक, ठीक है, तो किस तरह से हम कहेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट होगा। तो after the vacancy has been created in the inner shell, electron jump from higher shells to fill the vacancy created in the inner shell. This results into photon emission. ठीक है, फोटोन का एमिशन होगा। ठीक, the energy to the emitted photon depends on the atomic number of the target. तो फॉर्मूला लगभग लगभग आप ऐसे मान के चलो कि आपका जो फॉर्मूला था ना हाइड्रोजन एटम वाला, कौन सा फॉर्मूला था, E is equal to minus
13.6 या प्लस ही लिखो इसको, जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही था ना। तो बस फर्क क्या है कि ये आपका हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था, ठीक है। और हाइड्रोजन लाइक नहीं होगा तो क्या होगा, तो नॉर्मली तो हम कहेंगे कि के वाली सीरीज में जो आपका n हो जाएगा वो n1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, n1 आपका 1 हो जाएगा के सीरीज के लिए, सीरीज में n1 आपका 1 हो जाएगा, ठीक। l सीरीज में आपका क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा आपका 2, ठीक है। m सीरीज में क्या हो जाएगा, n1 हो 3. जाएगा 3, ठीक है। चलो बाकी आपको n2 की जो वैल्यू है वो के अल्फा के लिए हो जाएगी 2, ठीक है। n2 जो है वो आपका के अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, के अल्फा के लिए n2 हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इसी तरह से के बीटा के लिए n2 क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा 3, ठीक। के गामा के लिए n2 क्या हो जाएगा, के गामा के लिए n2 हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इसी तरह हम m अल्फा और m बीटा की बात करेंगे, ठीक, या l अल्फा और l बीटा की बात करेंगे। l अल्फा के लिए n2 क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा 3, l बीटा के लिए n2 क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा 4। अब ऑब्वियस सी बात है जेड आप जेड नहीं लोगे, मतलब एटॉमिक नंबर जेड तो होगा, लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट और डाल दिया जाता है जिसे हम शील्डिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसे मोजले लॉ कहा जाता है। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक पार्ट का थोड़ा सा और डिस्कशन कर लें, ठीक है, क्या किस तरह से इस ग्राफ में कैरेक्टरिस्टिक आपके आएंगे। द एक्स-रे स्पेक्ट्रम टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ ब्रॉड कंटिन्यूअस बैंड कंटेनिंग अ सीरीज ऑफ शार्प लाइंस, ठीक है। तो पहले तो आपको ये ध्यान रहे कि जो कंटिन्यूअस पार्ट है उसमें सारी आपकी वेवलेंथ आएंगी लैम्डा मिनटू कहाँ तक, लैम्डा मिनटू इंफिनिटी तक। और उसमें हमने बताया था जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में आपकी एक मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ और आती है, ये, ठीक है। ये तो लैम्डा मिन हो गया, इसको लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं, ये लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल है, ये हो जाएगी। इस पे जो इंटेंसिटी आएगी वो सबसे ज्यादा आएगी, और लैम्डा मोस्ट प्रोबेबली शायद जो है वो 1/√v के प्रोपोर्शनल होती है। तो अभी हम एक बार देख लें पहले, लेकिन थोड़ा हमें जो आइडिया है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका कंटिन्यूअस पार्ट हो गया। हालांकि लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल से रिलेटेड कुछ भी पूछा नहीं गया अभी तक, और ना ही हमें लगता सिलेबस में है, ठीक है। तो हम आगे पहले आए, तो इसमें हम कहेंगे क्या, द एक्सरे स्पेक्ट्रम टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड कंटिन्यूअस band containing a series of sharp lines. The continuous part is due to the breaking radiation. The spikes observed at various places represent a sudden increase in intensity at certain wavelength. This is actually the characteristic part of the X-ray spectrum. तो ये देखो हमने कहा ना कुछ स्पाइक्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखो के अल्फा और के बीटा में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, के बीटा की, तो ये पहले बना दिया गया। अगर के गामा बनाना होता तो और पहले बना देते, ठीक है। स्पाइक्स का मतलब एनर्जी नहीं है, स्पाइक्स का मतलब जो ऊपर स्पाइक्स की लेंथ आ रही ना, ये केवल इंटेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो पार्ट है ना, ये आपको ये बता रहा है कि के अल्फा की जो इंटेंसिटी है वो काफी हाई है, एनर्जी बाकी यहाँ पर निकल के आएगी उसकी वेवलेंथ से। के बीटा की जो इंटेंसिटी है वो कम है, ठीक है। इसी तरह से एल अल्फा में हमने कहा कि एल अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा है, एल बीटा की इंटेंसिटी कम है, एल गामा की एल बीटा से ज्यादा है, एल अल्फा से कम है। तो ये जो स्पाइक्स आ रहे हैं ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ द एक्सरे स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो सीन टाइप के जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वैल्यू निकालने में कुछ नहीं करना है आपको केवल एनर्जी डिफरेंस निकाल लेना है कि अल्फा के लिए किस सेल से किस सेल के बीच में आएगा। इसके बाद हम आते हैं, फॉर ए कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम वी कैन राइट द फॉलोइंग फॉर्मूलाज, ठीक है। तो एच एफ की अल्फा क्या हो जाएगा, एच एफ की अल्फा का मतलब किसके किसके बीच की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस या किसके किसके बीच का एनर्जी डिफरेंस, एच एफ की अल्फा मतलब कहां से कहां का डिफरेंस, एल एनर्जी से के एनर्जी के बीच का डिफरेंस, यही तो होगा। एल शेल के अल्फा का मतलब कहां से कहां जंपिंग हुई है, एल शेल से के शेल में, मतलब एनर्जी डिफरेंस किसके किसके बीच का, एल शेल की एनर्जी और के शेल की एनर्जी का डिफरेंस। इसके बाद क्या जाएगा आपका एच एफ के बीटा, या के बीटा क्या हो जाएगा, ई क्या एम माइनस ई के, कहां से कहां, एम से के में, ठीक है। इसी तरह से एच एफ के गामा, ये क्या आ जाएगा आपका, कहां से कहां का डिफरेंस, ई एन से
ई के का डिफरेंस। समझ में आ रहा है? इसी तरह से हम कहेंगे अगर आप क्या लिखोगे, एच एफ एल अल्फा लिखोगे। एल अल्फा लाइन का मतलब कहां से कहां का डिफरेंस, ई एम और ई एल का डिफरेंस। इसी तरह से आप एच एफ एल बीटा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये कहां से कहां का डिफरेंस, ई एन से ई एल का डिफरेंस। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है। ठीक, एच एल अल्फा क्या है, एच एम अल्फा क्या है। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे एच एफ के बीटा हम कहें तो एच एफ के बीटा क्या है, ई एम माइनस ई के है। ई एम माइनस ई के को हम क्या लिख सकते हैं, ई एम माइनस ई एल और ई एल माइनस ई क्या के। ठीक है, तो ई एम माइनस ई एल क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा एच एफ एल अल्फा, और ई एल माइनस ई के क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एच एफ ई एल माइनस ई के क्या हो जाएगा आपका, एच एफ के अल्फा। के बीटा तुम निकाल ही रहे थे। तो यहां से अगर आप देखो तो एफ के बीटा लाइन या फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई, एफ एल अल्फा प्लस एफ के अल्फा। ठीक है, दोनों अल्फा लाइन के बराबर हो गई। तो ये रिलेशन आप याद रख सकते हो चाहे तो। इस तरह से आप कई सारे रिलेशन बना सकते हो। मतलब वन और मोर में इस तरह से कुछ पूछा जा सकता है कि क्या फ्रीक्वेंसी के बीटा लाइन की फ्रीक्वेंसी क्या एल अल्फा लाइन और के अल्फा लाइन के बराबर होगी। तो उसमें तो सीधी सी बात है, के बीटा का मतलब कहाँ से कहाँ जंपिंग हुई है, मतलब 3 से जंपिंग हुई है 1 में, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 3 से 2 के इक्वल प्लस 3 से 2 प्लस 2 से 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है,